नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। संसद के मॉनसून सत्र में चल रहे हंगामे के बीच पीएम मोदी ने एनडीए में शामिल नए सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। पीएम ने उनसे संसदीय बहसों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह भी किया। पीएम मोदी ने संसद को लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर बताते हुए हालिया जो व्यवधान है उस पर भी चिंता जताई और कहा कि हंगामे के कारण नए सांसदों को सदन में बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पीएम ने सांसदों को कई गुरु मंत्र भी दिए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज करें और क्षेत्र में किसी भी विकास संबंधी योजना के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने नए सांसदों से मुलाकात कर एनडीए की एकजुटता का भी संदेश दिया है। संसद के मॉनसून सत्र में चल रहे हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल करीब 45 नए सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान शिवसेना के साथ एनसीपीआई के 20, अजीत पवार गुट के, एनसीपी के 2 और उपेंद्र कुशवाहा सहित कई सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी नए सांसदों से मुलाकात कर एनडीए की एकजुटता का संदेश देते नजर आए। प्रधानमंत्री ने कई टिप्स भी दी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सलाह दी कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को तेज करने के लिए उपलब्ध शक्ति का सही उपयोग करें। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में किसी भी विकास संबंधी योजना के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। पीएम मोदी ने एनसीपीआई और शिवसेना शिंदे गुट के नए सांसदों को आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा, एनडीए एक परिवार है, हम सभी घटक दलों के साथ हैं, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा और उसे मौका दिया जाएगा। नहीं, इससे खुशी है कि जो एनडीए के एमपीज है शिवसेना के, जो नए भी 6 लोग आ गए, उनको आज प्रधानमंत्री जी ने खुद चाय पे बुलाया था और इसकी खुशी हमारे सब एमपीज को भी है। और प्रधानमंत्री जी से भी मैं जब मुलाकात हुई तब उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। पीएम मोदी ने एक अभिभावक के तौर पर इन सांसदों को उनके स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि शरीर और सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी देश की सेवा प्रभावी ढंग से हो पाएगी। पीएम ने गरीब, मजदूरों और किसानों से नियमित मिलने और उनकी समस्याएं समझने और अपडेट रहने की बात कही। पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार से पहले इन क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया था और अब पूर्वोत्तर सहित पूरे देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। हम लोग अभिभूत है उनका ज्ञान देख के, और उन्होंने जैसे हमारे साथ बर्ताव किया, हमें एक्सेप्ट किया और कहा कि जो 20 साल से एनडीए में है, जो 1 साल है, सब हमारा परिवार है, एकजुट काम करेंगे और पश्चिम बंगाल को और हमारे जो 8 स्टेट्स है पूर्वी में, उसको बहुत तरक्की होना चाहिए। हम सब एक साथ में काम करेंगे। पीएम साहब से जब मुलाकात हुई, उन्होंने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, अटेंड करिए और आप समझिए कि पार्लियामेंट पूरा देखिए, समझिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या आप चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर आप सदन में विषय में बात करिए। एनडीए के नए सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही में आ रही बाधा पर भी चिंता व्यक्त की। कहा, हंगामे के कारण नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा, जो उनके प्रति अन्याय है। इस मीटिंग के साथ एनडीए में प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि चाहे एक सदस्यीय दल हो या बहुसदस्यीय, सबको समान भाव और सम्मान मिलेगा और ये गठबंधन के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री ने जो ढांढस नए सांसदों को बंधाया है कि भाई मैं साथ हूँ, एनडीए तुम्हारे साथ है, एकजुटता का संदेश दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुमार राकेश, आपसे शुरुआत मैं कर लेती हूँ। कैसे समझा जाएगा इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई उसमें तमाम सांसद शामिल हुए, जिसमें वो भी मौजूद थे जो टीएमसी से हटे, उसमें वो भी मौजूद थे जो उद्धव गुट छोड़कर आए, और उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में ये ढांढस बंधाना प्रधानमंत्री का कि मैं साथ में हूँ, एनडीए साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे समझा जाए? 2027 या आने वाले चुनावों की एक रणनीति तैयार हो रही है या फिर प्रधानमंत्री भरोसा वाकई में उनको जता रहे हैं?
आपने जो बात की, ढाढ़स बढ़ाने वाली बात या उनको एक हौसला अफजाई बात करें, उसके दूसरे समानार्थी शब्द की बात करें, तो एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में देखा जाए तो देश के अभिभावक हैं। अभी स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, तो लेकिन संविधान के तौर पे कहें और देश के संचालन के तौर पे भी सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का पद है, जो कि एग्जीक्यूटिव पद है, और वो उसका वो पूरी तरीके से, पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। रही बात की जो 45 सांसद हैं जो डिफरेंट दल से आए हैं जी, उनका, उनमें एक जो टीएमसी में एक सांसद है जिनको मैं कई वर्षों से जानता हूं, सुदीप बंदोपाध्याय, वो मंत्री रह चुके थे अटल जी की सरकार में, जब ममता दीदी रेल मंत्री हुआ करती थी। तो ऐसे कई सीनियर्स हैं, लेकिन मोस्टली जूनियर्स हैं। तो वो इनके जो एनडीए का जो नेचर है या भाजपा के नेचर है या काम करने का जो राष्ट्रवाद नेचर है, उसको समझते हैं। लेकिन बहरहाल जो प्रधानमंत्री जिस बात को उद्धृत करने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, एक मोरल सपोर्ट की जो बात है कि आप अच्छे काम कीजिए। चाहे अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट की बात है, तो आप अच्छे काम कीजिए, सरकार और प्रधानमंत्री पूरे आपके साथ है विकास के कार्यों में। मतलब वही हम तो ढांढस भरोसा उनको ये दिलाया है, अच्छे काम करिए, हम आपके साथ हैं। आप उसको मतलब अच्छे काम का मतलब ठीक है, कि ठीक आप है। बात को लेके आगे बढ़िए। जो विकास का जो पहिया चल रहा है, जो गति चल रही है, तो विकास की गति में आप ठीक है कितने सर, उसमें फेदर ठीक है, जोड़ सकते हैं, तो ठीक उसके है, लिए ठीक है। संजीव जी का भी मैं प्रोत्साहन रिएक्शन किया। ओके, हाँ, नॉर्थ ईस्ट की बात भी है। आगे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं ठीक है, कुछ ठीक है सर। प्रकाश संजीव जी डालूंगा। का रिएक्शन मैं ले लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई कई ऐसे बिल थे जो नहीं पास हो पाए थे पिछली बार, पिछला जो सत्र था। अब महिला आरक्षण बिल की मैं बात करूं, परिसीमन की बात करूं, ये इस सब का विरोध विपक्ष ने किया। क्या ये ढांढस बंधाना है? 2026 की जो राजनीति है उसकी एक रणनीति समझी जाए, जो बिल हैं अटके हुए उसके लिए जो नंबर है उसको बढ़ाने की जो पूरी रणनीति है, इस तरीके से उसको समझा जाए। कैसे समझें और कैसे देखें, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे समझते हैं सर आप? देखिए, सुविधा सुख बात यह है कि प्रधानमंत्री सांकेतिक भाषा में बात करना जानते हैं, और वो जो संकेत देना जानते हैं वो लोग पहुंचता भी है, उनके सांसदों के पास पहुंचता भी है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से संसद का वक्त जाया हुआ और लगातार विपक्षी पार्टियों ने रार ठानी और देश के गृह मंत्री को सदन में आने के लिए विवश करते रहे और लगातार इस पर हंगामा होता रहा। एक तरह से मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। क्या राज्यसभा के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी या ईमानदारी से काम करने की सलाह देने के बाद में ही वो काम करेंगे? क्या वो पहले से देश के प्रधानमंत्री के कार्यशैली को नहीं जानते हैं? दरअसल संख्याओं का सारा खेल है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियों से टूट के जो सांसद आए हैं, इन लोगों के मन में ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो रात में सोए और सुबह उठे और उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि जिस पार्टी में हम थे वो पार्टी बहुत खराब थी, अब हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे। बड़ी चालाकी से और रणनीति बना के आप कल्पना कीजिए कि बंगाल में वो पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में 825 के आसपास में पूरी पार्टी की वोट आई थी 825 के आसपास में, उसके पास 20 सांसद हैं। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है और रणनीति क्या है? दरअसल रणनीति यह है कि किसी तरह से संख्याओं की भागीदारी जो है वो बढ़े और मजबूत हो, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, ताकि आने वाले दिनों में बहुत कई ऐसे महत्वपूर्ण, अब यह आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम सांसदों को एक तरह से व्हिप जारी करके कहा कि आपको 10, 11, 12 को शामिल रहना है या उपस्थित रहना है, आपको सदन से बाहर नहीं जाना है, किसी की अनुपस्थिति नहीं होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि चाहे वो परिसीमन बिल हो, संविधान संशोधन हो, वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात हो या फिर FCRA संशोधन की बात हो, ये तमाम बिल अभी अटके हुए हैं और इस पर चर्चा हो रही है। मतलब ये संख्या ही समझी जाए ना कि एक संख्या बल जो है उसको बढ़ाना, और ये सब जो है, चाहे मैं महिला आरक्षण बिल की बात करूं, उसको लेकर अब बार बार जो है सत्ता पक्ष विपक्ष से भी कह रहा है कि इस पर आप चर्चा करें। और पिछली बार महिला आरक्षण बिल जो था, जो संशोधन बिल था, उस पर बात अटकी क्योंकि संख्या उतनी पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए वो बिल जो है वो नहीं पास हो पाया, वो संशोधन बिल। मैं सर डॉक्टर कुमार राकेश आपसे मैं जानना चाहूँगी, भाई आज की जो ये ब्रेकफास्ट मीटिंग थी, ये हर कोई जानता है, जिस तरीके से संजीव जी ने भी कहा, सिर्फ ये एक औपचारिकता तो नहीं होगी। जो कुछ भी पिछले दिनों हमने देखा और जो कुछ सदन में है, जिस पर प्रधानमंत्री ने चिंता भी जताई कि आज 15वां दिन था और आज भी हंगामे के भेंट चढ़ा, तो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत स्थिति में करना
पीएम का उद्देश्य? संजीव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं 91 से सदन की दोनों कार्यवाही को कवर कर रहा हूँ, तो करीब 36 साल 35 साल हो गए, और मैंने कई बार देखा सदन की जो कार्यवाही स्थगित होती है या उसको रद्द किया जाता है या बायकॉट बहिष्कार होता है, उसके कई कारण रहे हैं। इसमें अटल जी की सरकार भी रही, मोर्चा सरकार भी रही, कांग्रेस सरकार भी रही, फिर कांग्रेस रही, फिर अभी भाजपा की सरकार है। होता क्या है कि एक संसदीय कार्यवाही के लिए एक समय निश्चित किया जाता रहा है कि कम से कम 100 दिन आउट ऑफ 365 100 दिन संसद चले, और ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है। किसी सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। जब उस समय यदि कहा जाए, मैं संसदीय कार्य मंत्री को याद करूं, प्रियंदास मुंशी की बात करूं या प्रमोद महाजन की बात करूं या गुलाम नबी आजाद की बात करूं, ये सब बड़े अच्छे संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। उसके अलावा भी किरण रिजिजू जी चला रहे हैं, तो उसमें नहीं, ये बात तो सर नैतिक ड्यूटी होती है सदन को चलाना। साथ साथ अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेकर के मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, मैं किसी को खुली चुनौती दे सकता हूँ कि पिछले 12 वर्षों में जो उत्तर पूर्व में वास्तविक डाउन टू अर्थ जो डेवलपमेंट हुआ आज तक नहीं हुआ था। यहाँ कई ऐसे सीएम को मैं जानता हूँ, मुझे बोलने में नहीं है कि भाई एफसीआई का ट्रक निकला, यही बिक गया और वहां कागज पे चढ़ गया कि लोगों को मिल गया। ये मैं ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो पहले एक स्वघोषित स्वपोषित एक परंपरा बन गई थी क्योंकि लूटो और लुटाओ टाइप को, आज है ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। जैसे एफसीआर की बात संजीव जी ने कही, तो एफसीआर यदि उसमें संशोधन हुआ है और राष्ट्र के लिए काम हो रहा है, उसमें किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? और जहां तक समझने और समझाने की बात है, मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने एमपी हैं, यदि 543 हैं, आपको जान के इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सभी दलों में हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनको की बहुत ही संसदीय ज्ञान की जानकारी नहीं है। उसके लिए एक संस्था हुआ करती थी बीपीएसटी, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज ट्रेनिंग, अब वो बदल गई है प्राइड में, लेकिन वहां को ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन ये बात समझनी होगी कि 15 दिन बाद भी मॉनसून सत्र जो है वो कहीं ना कहीं जाया ही जा रहा है, और ये दोनों की जिम्मेदारी है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन अब जो विपक्ष के मुद्दे हैं, विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, क्या उस पर भी चर्चा होनी चाहिए या नहीं? संजीव जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि भाई सांकेतिक तौर पर पीएम बात करते हैं और उन्होंने मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मुलाकात भी हो जाए और जो कहना चाहते हैं वो कह दे, संख्या बल बढ़ जाए। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष जो है 15 दिन ज़ाया हो गए मॉनसून सत्र के, अरे भाई बात तो कर लो उन मुद्दों पर, उन बिल के बारे में। एक ही चीज़ पर आपने राग अलापा हुआ है, वो भी मैं जायज़ कहूँगी, लेकिन उस पर सरकार की जो जिम्मेदारी थी, चाहे मैं नीट की बात करूँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करूँ, नए कानून बनने की बात करूँ, वो तमाम चीज़ें हुई हैं। तो क्या बात करनी ज़रूरी नहीं है? क्योंकि वो बात तो पूरे देश के लिए होगी, हम लोगों के लिए होगी, आपके लिए होगी, और उसी के लिए सदन का इंतज़ार भी होता है। देखिए श्रद्धा, हम बैलेंस करके बात नहीं करेंगे, हम सीधी बात कर रहे हैं और सीधे सरकार के ऊपर ये बात हम छोड़ते हैं। संसद को चलाने का जिम्मा सरकार के पास है। सरकार यदि चाहेगी तो निश्चित तौर पे दोनों सदनों के बीच, संसदीय कार्य मंत्री का क्या काम होता है? उनका काम क्या है? उनका काम दोनों सदनों के सांसदों के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बिठाना और संसद को चलाने में जो गतिविरोध पैदा हो रहा है उसको समाप्त करना है। यही काम है ना, अभी तक तो जितनी जानकारी यही काम है, मुझे जानकारी है। लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री विपक्षी पार्टियों को राम विरोधी कहे, यदि सदन में कहे, तो क्या आपको लगता है कि ये चलने देने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा? यदि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, आप मुझे बताइए कि अमित शाह रोज आ रहे हैं अपने कार्यालय में, उसके सटे संसद में वो आने से परहेज कर रहे हैं। यदि चाहे सत्ता पक्ष यदि चाहे तो क्या चाह रहा है विपक्ष, क्या चाह रहा है? यदि एक बार में आके कोई स्टेटमेंट देते हैं और लगता है कि इससे सारी बातें खत्म हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है आपको? मतलब आप झुकेंगे नहीं, जिसे झुकना नहीं कहते हैं आप। नहीं, पर लगता है सत्ता पक्ष को यही लगता है कि ये जो है ये यही संदेश जाएगा कि विपक्ष ने हमको झुका दिया और शायद इसीलिए गृह मंत्री नहीं आ रहे। नहीं, झुका क्या दिया वो तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। जिस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, बच्चों ने झुका दिया उनको और इस्तीफा देना पड़ा। हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, उसमें हम उसी जगह पे फंसना नहीं चाहते हैं।
काम नहीं रुकना चाहिए। वही सर, निश्चित तौर पे वही बिलों चीज पे मैं बात जानना होनी चाह रही चाहिए, थी कि उससे आगे की बात क्यों नहीं हो रही है। 15 दिन जाया हो चुके हैं सर, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उससे आगे की बात विपक्ष नहीं करने दे रहा है। क्या विपक्ष को भी इसमें समझदारी नहीं दिखानी चाहिए? और आपने कहा कि सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, क्या वाकई में विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है सदन के प्रति कि सदन चले? मैंने कहा कि सत्ता पक्ष यदि थोड़ा सा नरम होकर, यदि विपक्षी पार्टी के लोगों को अपने भरोसे में लेकर के यदि बातचीत करके यदि सुलझाना चाहे और रास्ता निकालना चाहे, निश्चित तौर पे निकलेगा। मैसेज ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदुस्तान के लोग नहीं देख रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों का व्यवहार और विपक्ष का व्यवहार नहीं देख रहे हैं। विपक्ष को यदि ऐसा लगे कि इस तरह के व्यवहार से हमारी छवि खराब हो रही है, राजनीति करना है ना विपक्ष को भी, तो उसको जिस दिन इस बात का एहसास होगा कि हमारी छवि खराब हो रही है, लोगों के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि हम काम नहीं करने दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो हाशिए पे जाएंगे। आप कोशिश तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। आप पर्दे के पीछे जब चर्चा होती है कुछ और बात होती है और सदन में आने के बाद में कुछ और बात हो जाती है। ये आरोप तो सत्ता पक्ष ने भी लगाया है। डॉक्टर कुमार राकेश का रिएक्शन मैं ले लेती हूँ आपकी बात पर कि भाई अगर थोड़ा बहुत नरम रुख अख्तियार सत्ता पक्ष कर ले या अमित शाह आ जाएं सदन में, बात कर ले, अपनी बात रख दें, तो फिर क्या वाकई में इसमें बुराई है? या फिर सत्ता पक्ष का भी ये एटीट्यूड है कि भाई हम नहीं झुकेंगे? सरदार जी, एक्चुअली क्या है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। सरदार जी, संजीव जी बड़ी अच्छी बात करते हैं और उन्होंने एक अच्छी बात कही कि एक मुद्दा अभी बोर्ड में साइन बोर्ड लगा, अमित शाह गायब संसद से, सरकार में हैं, गृह मंत्री हैं और उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है देश के लिए। नक्सलवाद समाप्त हो गया देश से, जो कि फॉरेन फंडेड था और कई तरह की चीजें थी। उसके लिए भी विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार को, ना भी अमित शाह को, कि सरकार ने नक्सल मुक्त भारत कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, उनका होना ना होना उतना मायने नहीं रखता जितना सदन की कार्रवाई को चलने देना। बिल्कुल। नंबर 2, यदि सदन की कार्रवाई आप बाधित कर रहे हैं तो आप सरकार का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम जनता का नुकसान कर रहे हैं। हमारे आम जन के पैसे से चल रहा है कार्रवाई, पर मिनट लाखों रुपए का खर्च होता है। उसके लिए जिम्मेदार उतने ही, सरकार उतनी जिम्मेदार है जितना विपक्ष जिम्मेदार है। अब बात यहाँ विकासात्मक राजनीति की हम बात करें, उसमें भरोसा जो है विपक्ष खुद ही अपना खो चुका है। और इनके जो लीडर पोजीशन है, संजीव जी सॉरी राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो लीडर पोजीशन हमारे हैं राहुल गांधी जी, वो बाल हट के मनोरोग से शिकार है। वो ऐसी बातें करते हैं, एक मान लेंगे ये कर दो, ये कर लो, तो ये कर लो, ये कर लो। अरे जब बिल आ गया लीक पे लेकर के, इतना सब कुछ पास हो गया, इतने ऑफिसर्स हटा दिए गए, तो फिर उसको लेके मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? जो मुद्दा खत्म हो गया, और ये नहीं आज का मुद्दा है, ये मुद्दा 2014 के पहले का भी मुद्दा रहा है। 20 बड़े घोटाले हुए, कोई मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई माफी नहीं मांगी, कोई अफसर नहीं हुआ। तो मुद्दा जब देश मान लिया, चलो फॉरगेट द पास्ट। अब चूंकि देश उस दिशा में चल रहा है, सही करेक्शन की दिशा में चल रहा है, मान लिया कि जो बेचारे धर्मेंद्र प्रधान को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, जबकि माफी मांग चुके थे, गलती के लिए सब कुछ कर चुके थे। किसी घर का मुखिया नीचे वो कोई स्टाफ गलती कर दे तो उसके लिए वो मर्डर कर देगा, तो उसके लिए घर का मुखिया जो है, या संजीव जी का कोई बच्चा है या परिवार, संजीव रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, या कुमार राकेश रिस्पॉन्सिबल, सरदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये लेकिन व्यवस्था का सवाल है, राजनीति भी करनी है और बच्चों के भविष्य की बात करनी है। अभी इतने दिन चलने के बाद झारखंड पे बोले राहुल जी, अब क्या बोले, वहां पूरा साइन बोर्ड लगा हुआ है 10 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख तक का, उस पर क्या बोलेंगे भाई? कर्नाटक में जितने हो रहे, मुद्दा क्या है? सुविधा का सिद्धांत हो गया है। विपक्ष जो है सुविधा के सिद्धांत के तहत काम करता है, उनको देश के सिद्धांत से, लेकिन ये बात संजीव जी, जो बात राकेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई वो जो सदन चलता है वो हम लोगों के पैसे से चलता है। कितने लाखों करोड़ों रुपए अब तक बर्बाद हो चुके होंगे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला उस सदन के चलने का, कोई बात नहीं हुई, हमेशा हंगामे के बीच। तो क्या हमारे संसदीय प्रणाली में गृह मंत्री केवल हाथी के दिखावे वाले दांत के जैसे होते हैं क्या? सारा काम ठीक चल रहा है तो फिर वो घर पे रहे, कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा तर्क है कि उनकी जरूरत नहीं है? अब मुझे बताइए कि किस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी अमित शाह जी को सदन में आने के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए कह रहे हैं? इस मुद्दे पर कि बच्चों पे पैलेट गन कैसे चलाया गया, इस मुद्दे पर कि बच्चों पर AK-47 कैसे चलाया गया, इस मुद्दे पर कि उन बच्चियों के शरीर में किस तरह से डंडे मारे गए, और वो उसका हम जिक्र नहीं करना चाहते, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। कुछ जवाबदेही तो होगी ना। गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस आती है,
दिल्ली में बैठे हुए संसद भवन के 500 मीटर दूरी पर बैठे हुए बच्चों के साथ इतनी निर्ममता से दिल्ली पुलिस और साथ साथ ऐसे मुस्तंडे गुंडे जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि लेकिन वो कौन थे। यदि इसके बारे में ठीक, कहा जा उस रहा है पर तो बात दो लाइन होनी आगे चाहिए संजीव जी, उस पर बात होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि फिर अगर जब बात न्याय की होती है ना, कि न्याय संगत बात होनी चाहिए, फिर दोनों तरफ से। दिल्ली पुलिस के बच्चों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पिताओं के साथ क्या हुआ। नहीं सुधा, यदि गृह मंत्री के आने के बाद 2 लाइन कह देने से कि नहीं इसकी न्यायिक जांच हो रही है, जो गलत किया है उसको छोड़ेंगे तब भी नहीं मानेंगे सर, मैं बताती हूँ, तब भी नहीं बाद मानेंगे, तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। आजकल की वही राजनीति हो गई है। एक कुछ सेकंड का समय कुमार राकेश जी, सर आपको दे रही हूँ, बताइए। नहीं, संदीप जी से उनके विचार जानूंगा। जो 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं अपराधी वृत्ति के लोग, जो कॉकरोच कही जाने वाली, आई डोंट बिलीव दैट हमारा यूथ कॉकरोच है, जो उस धरने में जो करीब 2900 के अलावा के करीब जो क्रिमिनल रिकॉर्डेड जो आए थे और जिन्होंने उपद्रव किया, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोला? किसी विपक्ष ने कमेंट क्यों नहीं किया? अभद्र भाषा के लिए नहीं बोला, मैं कह रही हूँ दोनों तरफा चीजें होनी चाहिए। अभद्र भाषा के लिए कोई नहीं बोला, पुलिस वालों के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए नहीं बोला। जो उन्होंने किया उस पर आप बोलिए, बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष जो है उस पर भी बात होनी चाहिए। खैर, कुल मिलाकर सदन चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है तमाम सांसदों से और यही कहा है, सदन को लेकर भी चर्चा की। खैर, इसके आने वाले समय में क्या कुछ संकेत इसके आज हुए हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का भारत एक्सप्रेस को समय देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।